तो आपका सक्सेस विस्टा चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ जो एग्ज़ाम आने वाला है, हम उसका मॉडल पेपर नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और इससे पहले भी हम अपने चैनल पर इतिहास, भूगोल और उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो डाल चुके हैं और सीसैट से संबंधित वीडियो भी पड़ी हुई हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सक्सेस विस्टा चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ पर जाकर सारी वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल पेपर। क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया। तो ये करंट अफेयर का संबंधित क्वेश्चन था। उस समय ग्रेफीन थे। ग्रेफीन ये कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफीन, इसकी सहायता से ही सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें, बैंगनी प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे कम क्रियाशील है, जबकि जो लाल प्रकाश है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। तो याद रखिए, बैंगनी का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे कम क्रियाशील है और जबकि लाल जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और आपको पता है आकाश का नीला रंग जो होता है प्रकीर्णन की घटना की वजह से दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन की घटना की वजह से आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 18, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो आपको पता है किण्वन की प्रक्रिया होती है। सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जो रासायनिक क्रिया की जाती है वही किण्वन की क्रिया बायोगैस संयंत्र के अंदर की जाती है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है। तो आपको पता है एसिटिलीन, जिसका फॉर्मूला C2H2 जो है, ये एसिटिलीन जो है यही फलों के पकने में सहायक होती है। इसका फॉर्मूला रियल में ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटिलीन है, इसको ये फलों के पकाने में सहायक होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। इसे फिक्सर बोलते हैं। जब फोटोग्राफी है तो फिक्सर की फॉर्म में जो होता है सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ होता है, सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से तकनीकों में से किसे उपयोग में लाया जाता है। तो अगर आप किसी बच्चे की जनरेशन के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है, डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंट बोलते हैं, इसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होती है वो स्टेपीज, ये कान में पाई जाती है। कान की हड्डी है स्टेपीज जो सबसे छोटी होती है, जबकि फीमर जो होती है, फीमर जांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है। जो डीपीटी है, डीपीटी का टीका बच्चों को रोहिणी को बोलते हैं डिप्थीरिया बोलते हैं। ये इसी शुद्ध हिंदी में लिखा गया है रोहिणी। तो रोहिणी का मतलब डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनेस, इन तीन के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। अगला देखते हैं 24वां प्रश्न है, रॉकेट जो है आपको पता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, P=mv, जहाँ पर P जो है वो संवेग है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं और इसी के संरक्षण पर जो होता है हमारा रॉकेट जो है वो काम करता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP ये जो होता है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। जबकि जावा एक लैंग्वेज है जो प्रोग्राम डिज़ाइनिंग के लिए काम आती है और HTML जो है ये वेब डिज़ाइनिंग के लिए या वेब पेज, जो वेबसाइट्स होती हैं और वेब पेज होते हैं उनके डिज़ाइनिंग के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और फ्लैश जो है एक तरीके की मेमोरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है। तो आपको पता है बाकी के इसमें जैसे अगर देखेंगे धौलावीरा, लोथल, देसलपुर, ये सारे के सारे गुजरात में हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न इसने पूछा है हड़प्पा संस्कृति में कच्छ प्रदेश। अब गुजरात का भी एक स्पेसिफिक इसने दे दिया है जो कच्छ प्रदेश है उससे रिलेटेड। तो आपको पता है कच्छ में देसलपुर और धौलावीरा है। ऑप्शन ए करेक्ट है, कच्छ में देसलपुर और धौलावीरा। अब 27वां प्रश्न है, हड़प्पीय स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं। तो कालीबंगा ये राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आज ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं।
तो पता है कालीबंगा से ऊँट की हड्डियाँ मिली और कालीबंगा से ही हमें यहाँ पर पहले चूड़ी बनाने का कारखाना था, इसीलिए इसको कालीबंगा कहते हैं। काली चूड़ियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो याद रखना, राजस्थान का एरिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 28, सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? तो भारत था, ये गुजरात वाला रीजन, ये जो होता था यहाँ पर फारस की खाड़ी जो है, फारस की खाड़ी में दिलमुन बंदरगाह था, एक द्वीप था ये दिलमुन बंदरगाह, उस बंदरगाह के माध्यम से ही व्यापार होता था मेसोपोटामिया के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था? वो सुल्तान जो था फिरोज शाह तुगलक था। ये FST इसे बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का शासक था। इसी ने हिंदू धर्म ग्रंथों का सबसे पहले फारसी अनुवाद कराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 से, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो आपको पता है इसने खुद अमुक्तमाल्यद नाम से एक ग्रंथ लिखा है, जो खुद तेलुगु भाषा में लिखा गया है। अमुक्तमाल्यद का राइटर जो है वो भी ये कृष्णदेव राय ही है, और इसीलिए माना जाता है ये तेलुगु का स्वर्ण युग था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31वां, अब्दुल रज्जाक जो ट्रैवलर था, यात्री था, विदेशी यात्री, ये देवराय द्वितीय के राज्यकाल में भारत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए नमक सत्याग्रह का आंदोलन गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने किया था। और याद रखिए 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था, प्रथम भारतीय महिला थी जिसने किसी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो याद रखिए सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की 1925 कानपुर अधिवेशन। और एनी बेसेंट जो थी ये प्रथम महिला थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी, जबकि एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिसने 1917 का जो अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और ये प्रथम महिला थी। अगला देखते हैं, वाईकोम सत्याग्रह को गांधी जी ने केरल के लिए किस संदर्भ में इसको चलाया था? तो याद रखना है वाईकोम सत्याग्रह जो है मंदिरों के द्वार निम्न जातियों अथवा अवर्णों के प्रवेश के लिए खुलवाया था, कि मतलब ये छुआछूत से ही संबंधित है कि जो निम्न जातियां मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, ऐसा प्रतिबंध लगा हुआ था। तो इनको न्याय दिलाने के लिए वाईकोम सत्याग्रह चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34, निम्न में से 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र अथवा सी ऑफ कैलेमिटी कहते हैं? तो सी ऑफ कैलेमिटी किसे बोला जाता है? ये प्रश्न टेट में भी पूछा जा चुका है, यूपी टेट में। तो याद रखिए इस प्रश्न को, उड़ीसा का जो अकाल था 1866-67 में आया हुआ था, 1866-67 में, और इसी को ही बोलते हैं सी ऑफ कैलेमिटी। इसमें लगभग उड़ीसा की 1/3 जनसंख्या जो थी काल के गाल में समा गई थी, मर गई थी। तो याद रखिए ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 35वां, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालक्रम में हमें रखना है। सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी, 1913 ईस्वी में की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1925 में होती है। कांग्रेस सोशलिस्ट की स्थापना जो होती है 1935 में, ये तब की जाती है, ये जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हो जाती है, लेकिन सोशलिस्ट जो होती है ये 1928 में इसकी स्थापना होती है। तो हमने आपको सारे के सीक्वेंस बता दिया। 1913 में ये होती है, सबसे पहले सीक्वेंस पाएगा 1, तो 1 आएगा। इसका मतलब इनमें से एक ही से हमें आंसर पता चल गया, पहला। फिर दूसरे पे हमने बोला यहाँ पे सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में होती है। अगर इसमें से सोशलिस्ट हटा देंगे तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में ही बन जाता है। इस वजह से ये दूसरे नंबर पे 4 दिया गया है। फिर ये दूसरा 1925 में आती है कम्युनिस्ट पार्टी, और कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी 1935 में, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा और राम मनोहर लोहिया के द्वारा इसकी स्थापना होती है। तो हमने सीक्वेंस बता दिया, इसमें मिस्टेक है। दरअसल ये सोशलिस्ट वर्ड को लेके सोशलिस्ट अगर ऐड होगा तो 1928 आ जाएगा, और HRA अगर होगा केवल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो 1924 में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट बनवाया था? तो आपको पता है जब भारत में इनको
नज़रबंद कर दिया जाता है तो ये फर्जी पासपोर्ट का यूज़ करके भारत से निकलते हैं और इन्होंने ऑरलैंडो मैसोटा के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनाया और ये भारत से गए। अगला प्रश्न 37वां, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय अथवा आत्मा बोला गया? तो अनुच्छेद 32 जो है, दरअसल अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो अगर कोई भी राज्य अथवा कोई भी राज्य, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य की सरकार हो, अगर कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे किसी नागरिक की मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है अनुच्छेद 32 के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, रिट जारी करता है। तो यहाँ पे 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अनुच्छेद 32 में है। तो ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी होता है, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा बोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 38, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो आप याद रखिए ये अनुच्छेद 331 है, जिसे 2019-20 में हटा दिया गया। अब ऐसा प्रोविजन नहीं है। पहले आंग्ल जो भारतीय समुदाय थे इनके मनोनीत किए जाते थे अनुच्छेद 331 के अंतर्गत, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 39, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो याद रखिए अनुच्छेद जो 3 है भारत का संविधान का, अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों के गठन की शक्ति जो होती है वो संसद को देता है। अगला प्रश्न देखते हैं 40वां प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित है वो 552 है, मैक्सिमम 552 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। 41वां है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? कौन से अधिनियम के द्वारा हुई ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये बॉम्बे का प्रांत है, बॉम्बे के बाद ये कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों जगह 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम लेके आया गया और उसके माध्यम से इन 3 जगह पे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1861 याद रखिए उच्च न्यायालय अधिनियम लेके आया गया था। प्रश्न नंबर 42वां देखते हैं, संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? तो जैसे ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, अगर कोई कंपनी अपने उत्पादन को ना बढ़ाती है और ना कम करती है तो इसका मतलब है संतुलन स्तर पर रही है, ना उसका ज़्यादा ना उसको लाभ है ना हानि है। ऐसी स्थिति को संतुलन स्तर बोलते हैं। तो इसमें प्रश्न के उद्योग दीर्घ अवधि में साम्यावस्था में होता है, गलत है। उत्पादक न्यूनतम हानि, ये भी गलत है, ना लाभ होता है। फर्म शून्य लाभ की स्थिति में होता है, ना उसे हानि होती है ना लाभ होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 43वां, भारत में निजी उद्योग को निम्न में से कौन दीर्घकालिक ऋण का संवितरण करता है? तो याद रखिए भूमि विकास बैंक जो है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो होती हैं ये दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, मूल्य और उत्पाद किसके बिना भी बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूल्य और उत्पाद जो होते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बिना भी बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं। दरअसल क्या होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे विक्रेता बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, इसी को पूर्ण प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। और एकाधिकार का मतलब है कि कुछ प्रोडक्ट्स जैसे हैं मार्केट में जिनकी डिमांड ज़्यादा है, उसके विक्रेता बहुत कम हैं, इसी को बोलते हैं एकाधिकार। या एक या दो ही गिने चुने जो होते हैं विक्रेता होते हैं मार्केट में, तो इसे एकाधिकार बोलते हैं। तो बस पूर्ण प्रतिस्पर्धा के, अगर मार्केट में पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं भी है तब भी मूल्य और उत्पाद जो होते हैं ना, ये एक निर्धारक ढांचा तैयार कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 जनगणना से संबंधित प्रश्न रहेगा। किस राज्य की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर अंकित की गई थी? तो आप याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय का जो था जनसंख्या वृद्धि दर 27.5 था। तो 27.5% था मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर, और दूसरे स्थान पे बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर थी जो लगभग 25% के करीब थी। अगला देखते हैं, भारत के किस केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम है? तो याद रखिए लक्षद्वीप में 91% जो है साक्षरता दर है। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था, तो लक्षद्वीप है 91%। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया गया था, 1972 में, यही पूछा गया है। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ था।
पुस्तक इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट, ये पुस्तक किससे संबंधित है ये पूछा गया है। इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट जो पुस्तक है, जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उससे संबंधित है। भोपाल में जो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भी कई बार पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट की मतलब भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखिए मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ये इसी से संबंधित है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित ये पुस्तक है। अगला है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर कहाँ पर है, तो याद रखिए शांति का सागर जो है वो चंद्रमा पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं, तो हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर कर लगा रही है, इस वजह से पूर्व से पश्चिम में तारे जो हैं इस वजह से ज़्यादा दिखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है गल्फ स्ट्रीम जो है एक समुद्री धारा है, एक महासागरीय धारा का नाम गल्फ स्ट्रीम है। अगला प्रश्न है हिंद महासागर ये भारत है, ये पूरा हिंद महासागर है, पश्चिम में किस महाद्वीप से घिरा हुआ है, तो पश्चिम में इसके जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है, ये याद रखिए यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क जो है मनाली को लेह से जोड़ने वाली सड़क संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान जो है उसके पीछे जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह आता है, डॉल्फिन नोज के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह आता है। अगला प्रश्न 56 देखते हैं, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, तो याद रखिए ये जो है कपास की जो काली मिट्टी है इसमें जल अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है, ये जल नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा रखती है, इस वजह से इसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का जो पर्यावरण शिक्षा का केंद्र है ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है सबसे पहले गुजरात, ऊपर फिर राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आता है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल आता है, फिर वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम आता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो आंसर है इसका उत्तराखंड और बिहार यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। हमने अभी आपको 8 राज्यों के नाम बताए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको याद रखना है माही नदी जो है माही, ये कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। प्रश्न अगला देखते हैं, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है, आइसोहाइट बोला जाता है। तो दोस्तों ये हमने यूपीपीसीएस का जो मॉडल पेपर का सेट 3 था, मॉडल पेपर का सेट 3 अभी आधा सॉल्व हुआ है। आने वाली वीडियो में हम मॉडल पेपर 3 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं, तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहिए। चैनल सक्सेस विस्टा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।